अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल शहजाद एकेडमी पर। तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1 पे हम क्यों स्टडीज़ करते हैं इन लॉज के बारे में, हमारी ज़िंदगी पे इन लॉज का क्या इफ़ेक्ट होता है और हम क्यों माने कि ये लॉ एग्जिस्ट करते हैं। और नंबर 4 पे किस तरह से इन लॉज को स्टडी किया जाए और इनकी इम्पोर्टेंस जानी जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं लॉज। बिल्कुल ओवरव्यू करेंगे आज हम थोड़ा सा लॉज के बारे में। एक एक वीडियो हर लॉ पे बनेगी बिल्कुल इजी तरीके से, लेकिन कुछ यानी कि बताना चाहता हूँ आपको कि वाई वी स्टडी दीज लॉज। तो वाई वी स्टडी दीज लॉज का जो आंसर है वो है वाई। यानी कि अगर वाई का आंसर देने के लिए हम स्टडी करते हैं लॉज को। मिसाल की बात है, अब मैं एक जाहिल सा बंदा हूँ, मुझे कोई भी साइंस का इल्म नहीं है और मुझे ये पता नहीं है कि साइंस क्या होती है या कुछ, और मैं आपके पास आता हूँ और पूछता हूँ कि अगर मैं दीवार में अपना सर मारूँ तो मुझे चोट क्यों लगती है, क्यों, यानी कि वाई। नंबर 2 पे मैं आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ कि अगर मैं ट्रेन से जॉम मारता हूँ और मेरा जो सर है वो नीचे जाकर लगता है, क्यों लगता है, वजह, आंसर, रीज़न, वाई। तो हम इन चीज़ों की स्टडी करने के लिए लॉज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वाई का आंसर दे सकें। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ कि अगर मैं अपना सर दीवार में मारता हूँ तो मुझे चोट क्यों लगेगी। आप क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो बोलता है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पर एक्ट करेंगे तो आपको रिएक्ट भी मिलेगा। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब लॉज, आपने लॉ बताया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वाई का आंसर उस लॉ ने दिया। नंबर 2 पे अब ट्रेन वाली बात कि अगर कोई बंदा ट्रेन से जंप मारता है, उसका जो अपवर्ड पार्ट होता है वो आगे की तरफ मूव करता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका सर फट जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों हुआ, वाई। इसका आंसर है कि जब भी हम किसी ट्रेन में, बस में या किसी भी चीज़ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है वो उसी उसी ट्रांसपोर्ट के साथ हरकत कर रही होती है, यानी कि उसी की स्पीड से मूव कर रही होती है आगे की जानिब या पीछे की जानिब। तो जब भी हम जंप मारते हैं तो जो ज़मीन होती है, अर्थ होती है हमारी, वो रेस्ट में होती है, और जैसे हम जंप मारते हैं जो हमारे फुट होते हैं वो ज़मीन पर पड़ते हैं। जबकि ज़मीन रेस्ट में है तो हमारा जो निचले वाला हिस्सा है, फुट है, वो रेस्ट में आ जाता है और जो हमारा अपवर्ड पार्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि उसी ट्रांसपोर्ट की रफ्तार से वो हरकत करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें चोट लगती है। तो वाई का आंसर दीज लॉज का जो हम वाई वी स्टडी दीज लॉज का जो मकसद है, हम वाई का आंसर देते हैं इनके ज़रिए। अगर आप बोलते हैं कि मैं नहीं मानता इन लॉज को और मैं क्यों स्टडी करूं इन लॉज की, तो भाई अगर आप नहीं मानते तो मारे छत से जंप मारे। आप नहीं मानते ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है कि आप वहीं पे रास्ते पे अटक जाएंगे अगर आप नहीं मानते इस चीज़ को, या ज़मीन पर ही नहीं आएंगे, आपको चोट नहीं लगेगी अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली ये न्यूटन के, आइंस्टाइन के या किसी के लॉज नहीं है, ये नेचर के लॉज हैं। हमें नेचर को समझने के लिए इन लॉज की स्टडी करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि अनपढ़ बंदा, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सब इन लॉज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब अनपढ़ बंदे को भी पता है कि मैं अपना दीवार में सर मारूंगा तो मुझे चोट लगेगी, वो नहीं मारता। लेकिन अगर पढ़े लिखे से बंदे से पूछा जाता है कि भाई हम क्यों मारें, बोलता है न्यूटन, हम क्यों ऐसे, हमें चोट क्यों लगती है, तो वो बताता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इस वजह से। तो नेचर की स्टडी करने के लिए हम इन लॉज की स्टडी करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब जो ये लॉज हैं ये केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बेसिकली विलेज में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हवा तेज चल रही है, क्या पता साउंड का प्रॉब्लम आए तो एडजस्ट करना। नंबर 3 पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आखिर में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बेसिकली हमें इन चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना, बल्कि इन्हें अपनी डेली लाइफ से सीखना है किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो हम ये 4 लॉज हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि ये डील करते हैं, ये सारे के सारे लॉ डील करते हैं केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। अब बेसिकली देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये सारे के सारे लॉ केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ये डील करते हैं केमिकल रिएक्शन में। और केमिकल जो रिएक्शन है वो स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री। उसके बाद हम समझते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। इन सब लॉज पर एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आए, मिक्सअप ना हो। तो सब हम क्यों इन लॉज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन पे इनका बहुत असर होता है। इन लॉज के तहत केमिकल रिएक्शन ऑपरेट्स होते हैं, ठीक। अब देखते हैं, अब आपने चाय तो पी होगी, चाय की एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ, पहले थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि हम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, एनर्जी मीन्स मास को ख़त्म कर सकते हैं, और ना ही जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। अब एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। अब हम रिएक्ट करा रहे हैं, हम चाय बना रहे हैं, हमने दूध डाला, चीनी डाली, उसके बाद जो उसकी टी होती है वो डाली और केमिकल रिएक्शन करवाया, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाया, हीट दी, ठीक है। अब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हमें एक प्रोडक्ट मिली जो चाय की सूरत में, ठीक है। तो इन रिएक्शन जो जो चीज़ें हमने ऐड की उनका मास ख़त्म नहीं हुआ, ना दूध बीच में से ख़त्म हुआ, ना बीच में से पानी ख़त्म हुआ, ना शुगर ख़त्म हुई, कोई भी चीज़ बीच में से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज होगी, उसने कलर चेंज कर लिया अपना। तो इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मिसाल की बात है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वाटर की, वाटर नहीं, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। ए प्लस बी। अब मैं बोल रहा हूं कि ये 10 ग्राम है और ये है 2 ग्राम। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान फर्स्ट जो लॉ है वो हमारा बोलता है कि इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया और हमारे पास 12 ग्राम आ जाएगा। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मास बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के मास के, प्रोडक्ट के मास के। तो ये इजी से लॉज हैं। और डेफिनेट कॉर्पोरेशन ये बोलता है कि हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हर एक लॉ पे एक बेहतरीन सी वीडियो बनेगी। हम पानी ले लेते हैं, ये बोलता है कि आप कहीं से भी कोई भी सब्सटेंस लो, प्योरेस्ट सब्सटेंस, उसमें वही एलिमेंट होंगे, ठीक है। मिसाल की बात है, हम वाटर ले लेते हैं, हमने मोटर से पानी ले लिया, उसके बाद हमने किनाल से वाटर ले लिया, हमने सी से वाटर ले लिया, उन सब अलग अलग वाटर्स में जो एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे प्योरेस्ट फॉर्म में।
तो ये जो दूसरा लॉ है ये इससे डील कर रहा है। तीसरा लॉ होता है कि होल नंबर होता है सिंपली मल्टीपल होते हैं। जिस तरह वाटर की एग्जांपल ले लें तो 2 and 16 की रेशो होती है H2O। ठीक है, HO2 और 16 की होल नंबर होता है तो सिंपलेस्ट रेशो होती है, बोलता है इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो 1:8 की। तो लॉ ऑफ मल्टीपल फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद रेसिप्रोकल फॉर्मेशन आपस में यानी कि होल नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, कुछ भी ऐसा। तो अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आने वाला है ये सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।